शह और मात महाराष्ट्र किसके हाथ, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। शतरंज की ये बाजी आपको बता दें दो लोगों के बीच भले ही खेली जाती हो, लेकिन जब सियासत की बात होती है तो दो जब आमने सामने आ जाए, दोस्त ही, तो वो किस तरह से दुश्मनी में परिवर्तित हो जाता है। कम से कम आज इन तस्वीरों के जरिए यही बताने और समझाने की हम करेंगे कोशिश। बाजी बिछी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कौन किसको शह देगा, कौन किसको मात। और इसी के तहत लगातार एक तरफ जहां शिंदे गुट धमकी पर धमकी देता हुआ नजर आ रहा है उद्धव गुट को, तो वहीं दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे की दो टूक हो चुकी है और संजय राउत की ओर से बड़े ऐलान के बाद महाराष्ट्र की सियासत अब नए रंग लेने लगी है। आपको बता दें कि पुणे में तानाजी सावंत जो कि बागी विधायक हैं, उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ की बड़ी खबर सामने आई है और यकीनन अब अपनी चाल को बदल दिया है उद्धव ठाकरे ने। और ऐसा लग रहा है कि धमकी के जरिए बात नहीं बनी तो फिर शिवसेना, देखिए आप जरा शिव सैनिकों को, उद्धव के नेतृत्व वाले ये शिव सैनिक पहुंच गए पुणे और वहां पर जाकर तानाजी सावंत के दफ्तर में जमकर की है तोड़फोड़। मौसमी सिंह इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं, संजय राउत उनके साथ मौजूद हैं। मौसमी, बातचीत कीजिए, अब तो तोड़फोड़ भी शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल चित्रा, देखिए जहां खबर है वहां आज तक है और आज तक के साथ इस खास बातचीत में हमारे साथ शिवसेना के चीफ ट्रबल शूटर संजय राउत जुड़ रहे हैं, जो एक पेशे से एक पत्रकार भी मैंने कहा थे, वो उन्होंने कहा है वो अभी भी सामना में लिखते हैं। पर बहरहाल बात करते हैं जिस तरह से लगातार कल कुर्ला में हमने देखा और अब तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़, आपकी चेतावनी है क्या? कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त होने वाली है महाराष्ट्र में? क्या होती है कानून व्यवस्था? देखिए महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, शांतता हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन लोगों का गुस्सा, अभी देखिए अग्निवीर का मामला है, लोग गुस्से में है, लोग सड़क पर उतर गए। लोगों को अगर एक चीज पसंद नहीं पड़ती है, ये जनता है, पब्लिक क्राय है, तो लोग सड़क पर उतर जाते हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, आप पब्लिक राय को, आक्रोश को रोक नहीं सकते और उसको आप, ये कानून है या कानून के खिलाफ है, ये आप जामा नहीं पहन सकते। संजय जी, ये तो आपके कार्यकर्ता है ना, आपने कल चेतावनी दी कि मुंबई आओ, अल्टीमेटम खत्म हो गया है, चुनौती दी उनको मुंबई आने की। नहीं, ये तो कार्यकर्ता है, आप इनको पब्लिक से कैसे जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं, कार्यकर्ता पब्लिक नहीं क्या? यही कार्यकर्ताओं ने आपको चुन को दिया है, आप शिवसेना के उम्मीदवार बने, शिवसेना ने आपको टिकट दिया, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया, सब कुछ दिया, पैसा भी दिया चुनने के लिए, आपको विधायक बनाया और अब भाग जाते हो, तो कार्यकर्ता तो गुस्से में हो गए। और शिवसेना के कार्यकर्ता का गुस्सा आप देखते हो, ये आज का गुस्सा नहीं है ना, 56 साल से शिवसेना की जो ताकत और ऊर्जा है ये गुस्सा ही है। हम लोग जो जीते हैं, मरते हैं, सांस लेते हैं, हर सांस में हमारा गुस्सा होता है, एक चीड़ होती है। मैंने क्या कहा कल कि आप मुंबई में आइए, ये अल्टीमेटम की बात नहीं है। मैंने कहा आप आपके घर के हैं, आप हमारे बच्चे हैं, दोस्त है, भाई है। वहां सूरत में भागते हो, गुवाहाटी में भागते हो, अब मुझे किसी ने बोला कि गोवा में जा रहे हो। ये दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत क्या है? आप घर में आइए, हमसे बात करिए। उद्धव ठाकरे साहब बैठे हैं आपके लिए। आपके साथ क्या गलत किया है पार्टी ने और उद्धव जी ने, आप मुझे बताइए। ऐसे आप करेंगे तो वो डरेंगे आने से। किसी का ऑफिस आप तोड़ा जा रहा है, कुर्ला में उनके घर पे को निशाना बनाया जा रहा है। तो कोई शुरुआत भी नहीं हो गई है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी शुरुआत भी नहीं हुई। ये शुरुआत हमने किसी को कुछ बोला ही नहीं, ये लोग अपने आप कुछ करने जा रहे हैं। और बात रही डर की, डर तो रहना ही चाहिए। कोई भी ये डेमोक्रेसी में, सिर्फ मैं शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के बारे में बात करूंगा। आप अगर हमारे पार्टी से चुन कर आते हो, आप कांग्रेस पार्टी से चुन कर आते हो, आप से चुन कर आते हो और पार्टी बदल लेते हो, आप इस्तीफा दीजिए और वापस मैदान में जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप पार्टी हाईजैक करना चाहते हो पैसे के बल पर, तो क्यों नहीं मैं बोलूं, क्यों नहीं उद्धव ठाकरे बोलेंगे? हम बोलेंगे, जरूर करेंगे और एक्शन भी कर लेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? क्या हमको सब पता है।
कौन कितने पानी में है, कौन कितने जमीन में है, कितने जमीन के नीचे है। आपने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, पिक्चर शुरू होगा, पिक्चर शुरू होगा, आप आइए। हिंसा ही रास्ता है क्या? क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है, लोगों का गुस्सा है। महाराष्ट्र में ये नहीं चलता है, ये गुस्सा है, गुस्सा रहेगा और गुस्सा रहना भी चाहिए। ये आग है शिवसेना, हम इस आग को कभी बुझने नहीं देते। ये बाला साहब ठाकरे जी ने हमको कहा है, ये राख नहीं होनी चाहिए शिवसेना, ये आग ही रहनी चाहिए। और उसमें आप हमेशा आग जलने के लिए जो भी डालना है उसमें वो डालते रहिए संविदा। केंद्रीय बीजेपी कह रही है कि आप धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं आप। देखो, अगर आप हमारे विधायकों को इस तरह से किडनैप करेंगे, आप उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे, आपके लोग वहाँ सिक्योरिटी में बैठेंगे, आपके पार्टी के मैं देख रहा हूँ, मेरे पास फोटो है, यहाँ से गुवाहाटी तक सब कुछ करेंगे, और आप हमारा गुस्सा अगर हम नहीं निकालेंगे तो कैसा होगा? कि हम क्या नामर्द है? हम नामर्द नहीं है। क्या होगा? सत्ता चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होता है? सत्ता जाती है, सत्ता आती है। किसने कहा है कि 2024 में मोदी जी आएंगे? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। फडणवीस साहब को लगा था क्या सत्ता जाएगी? 106 आमदार विधायक लेकर बैठे थे, सत्ता चली गई। ये सत्ता और बहुमत ये बहुत बड़ा चंचल है। चलिए सत्ता छोड़ दीजिए, असली शिवसेना किसके पास है? ठाकरे, ये आते हैं लोग चले जाते हैं। छगन भुजबल जी भी, नारायण राणे भी, और भी। शिवसेना सिर्फ ठाकरे नाम पर जिंदा है और शिवसेना का आत्मा ठाकरे नाम से जुड़ा है। ये शिंदे, राणे, भुजबल जी, बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो हमेशा बाला साहब ठाकरे का ही जय जयकार करेंगे। और हम बाला साहब ठाकरे के भक्त है तो भक्ति करो, मंदिर बनाओ उनका। पार्टी का हाईजैक करने का कोशिश करेंगे तो तलवार को तलवार भिड़ेंगी, बंदूक को बंदूक भिड़ेगी। आप ये फिर से धमकी दे रहे हैं, आज तक पर धमकी। मैं धमकी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। तलवार पे तलवार भिड़ेगी, बंदूक से बंदूक। हमारे जो वाणी है वो भी तलवार है ना। हमारी भाषा, बाला साहब की भाषा, बाला साहब के शब्द भी तलवार और बंदूक की गोली जैसे थे। बाला साहब बोलते थे, मैं जो बोलता हूँ ये बंदूक की गोली की तरह है, एक बार छूट गया तो वापस नहीं आ जाएगा। यही विवाद हो रहा है कि पुरानी शिवसेना नहीं रही, और एकनाथ शिंदे भी जमीन से जुड़े नेता हैं, सब कार्यकर्ताओं से उनका जो है कनेक्शन है, तो क्या हमारा तो उनके साथ खड़ी होंगे शिवसेना? ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी होता है? मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत लोग हमने देखे, जब नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी थी तब भी ये लोग, आप लोग यही गए थे। उससे पहले भुजबल जी ने छोड़ी तब भी आप लोग यही गए थे। पार्टी खड़ी है, पार्टी बढ़ गई, 18-20 सांसद है, सब कुछ चलता है ठीक। लोगों के दिमाग में हवा जाती है कि मैं बहुत बड़ा नेता हो गया हूँ। अभी नेता तो पार्टी के बल पर, शिवसेना जो 4 शब्द है, जो चमत्कार है ये, हाँ, ये चमत्कार है। आप मंत्री बनते हो, आपके पास बड़े बड़े पोर्टफोलियो आते हैं, आपके पास फिर पैसा आता है, धन आता है, उस पैसे से आप विधायक खरीद लेते हैं पार्टी के ही, उनको गुलाम बना लेते हो और बोलते मैं पार्टी का बॉस हूँ। पार्टी का बॉस एक ही है, ठाकरे। जिसका नाम ठाकरे है वही पार्टी का बॉस है, मैं नहीं या और कोई नहीं। बीजेपी की भूमिका की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री बुला रहे हैं उद्धव साहब को, न्योता दे रहे हैं कि आप भी आ जाइए, आप भी असम में घूम लीजिए। तो हम असम में आने की मैंने कोशिश की। रेडिसन ब्लू होटल में 60 कमरे विधायक जो है वहाँ उसने बुक किए हैं और 40 रूम खाली है। तो मैंने वहाँ मैसेज भेजा, मुझे 10 रूम चाहिए रेडिसन ब्लू में, मुझे नहीं दे रहे 10 रूम। क्यों? रेडिसन ब्लू होटल में जहाँ ये विधायक है, जो हमारे भाई है सब, तो मैं वहाँ बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे 10 कमरे वहाँ मिले, आपको जाने नहीं जाने दे रहे हैं। मैं उद्धव साहब को तो निमंत्रण दे रहे हैं असम के। छोड़ो, मेरा मुख्यमंत्री हेमंत जी से आह्वान है कि मुझे वहाँ 10 कमरे दे दीजिए, मैं मेरे सभी फैमिली के साथ आता हूँ वहाँ, जल्दी दे दीजिए, मुझे तुरंत आना है वहाँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है आपकी, कल ब्लॉक प्रमुखों की बैठक हुई थी और जिला सेना प्रमुखों की, क्या 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 मंशा है और क्या संकेत देने की कोशिश? संकेत क्या होते हैं?
हमारे यहाँ संकेत देने की जरूरत नहीं होती, लोग अपने आप समझ जाते हैं पार्टी क्या चाहती है, पार्टी प्रमुख क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। हमारा केडर समझ जाता है क्या करना है। हमने किसी को नहीं कहा ये करो ये करो, चल रहा है, चलेगा और बढ़ेगा। अगर आग लगी तो बुझेगी नहीं, बुझेगी नहीं। पर ये भी कहा जा रहा है कि कानूनी पेच जो है लगातार फंसा हुआ है और कानूनी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं विधायक, जिस तरह से उनको डराया धमकाया, जो चेतावनी किसी को डराया धमकाया नहीं है। ये फालतू का काम हम नहीं करते, सिर्फ डराना और धमकाना। हम एक्शन वाला काम कर लेते हैं, सीधा एक्शन करते हैं। हाँ करेंगे ना, उसमें क्या है, कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी चर्चा जोरों पे थी कि शायद उद्धव साहब इस्तीफा दे सकते हैं। हम ये बस जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो इस पूरे मसले को देख रहे हैं। क्या इस्तीफे की बात रूल आउट कर दी जाए कि वो इस्तीफा नहीं देंगे? वो इस्तीफा नहीं देंगे, जरूर वो बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन हो गए। इमोशनली इनकी तबीयत खराब है, अब सबको तबीयत खराब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अभी अभी धीरे धीरे वो चल रहा है। यही मौके का फायदा ये लोगों ने उठाया कि उनकी तबीयत खराब है। ये बहुत ही अमानुष है, जिस नेता ने आपको सब कुछ दिया उनकी तबीयत खराब है और आप उनके पीठ में खंजर खुपस कर भाग जाते हो। महाराष्ट्र में उसका बहुत बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट हो रहा है। हमेशा महाराष्ट्र की जनता बाला साहब ठाकरे जी के साथ रही है, चाहे आज नहीं है, लेकिन उनके नाम से आज भी वो बहुत भावनिक और भावुक हो जाती है। ये उनको समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी बहुत खंभीर है, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संबोधित करेंगे, वो जो करना है हम कर देंगे, उसमें कानूनी दावपेच भी चलते रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा विश्वास है हमारा केडर के ऊपर, और जो लड़ाई सड़क पर होगी, जो लड़ाई खुले मैदान में होगी, उसमें हमारा ज्यादा विश्वास है। कानून बिनून तो चलता है, अब कानून के मालिक बन गए हैं, इलेक्शन कमीशन के मालिक बन गए हैं, न्यायालय के मालिक बन गए हैं, हाँ केंद्रीय जांच एजेंसी के मालिक बन गए हैं, तो उनसे हम क्या न्याय की उम्मीद करें। सबको मालूम है, फिर भी हम विश्वास रखते हैं, देश की एजेंसी है, सब विश्वास रखना चाहिए। लेकिन आप हमारे कार्यकर्ताओं को उनका मॉरल आप डाउन नहीं कर सकते। वो लड़ेंगे, मरेंगे और जीतेंगे। आप बात करें कि विश्वास करते हैं, ईडी की एजेंसियों की बात की आपने, कितने बागी विधायक हैं, आपने कल इसका जिक्र किया था, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं वहां पे, और आपके पास पूरी लिस्ट है क्या? 17 लोगों को ये एजेंसी के लोगों ने बुलाया, धमकाया और ऐसे राजकीय पॉलिटिकल लोगों के हाथ में दिया कि जाओ आप सूरत में जाइए, जाओ आप गुवाहाटी में जाइए, और आपके जो नेता है मुंबई में बैठे हैं, हम उसको भी टाइट कर देंगे। ये क्या देश है? इस प्रकार से देश चलेगा? इस कितने विधायक संपर्क में हैं आपके? 21 विधायक आपके संपर्क। कल ही पवार साहब थे, अजित पवार जी थे, प्रफुल्ल पटेल जी थे, यहाँ के एनसीपी के प्रमुख थे जयंत पाटिल, उद्धव जी थे, मैं था। हमारे सामने ही 10 विधायकों ने वहां से हमसे बात की है, फोन पे बात हो गई। अब छोड़ दीजिए सब। ये कह रहे हैं कि 10 विधायकों ने वहां गुवाहाटी से आप लोग से फोन पे बात, हमारे सामने। हाँ, तो और 11 और आपके टच में है ना। तो जो ये महाशक्ति है, सुपर पावर का जिक्र शिंदे साहब के कहने से, जो सुपर पावर उनके साथ है, महाराष्ट्र की सुपर पावर शिवसेना है। सिर्फ सत्ता में है इसलिए हम सुपर पावर नहीं है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सत्ता का 1 इंच 1 गुंज भी नहीं था, तब से हम सुपर पावर है और रहेंगे। सत्ता है, पुलिस है, ये है एजेंसी, इसलिए कोई सुपर पावर नहीं बनता है। हिम्मत चाहिए यहाँ अंदर लड़ने की, उसे हम सुपर पावर कहते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जिनका कलेजा शेर का है। हाँ, ये मन क्या है, 56 इंच, वो सुपर पावर है जो हमारे पास है। तो आप लोग के पास भी 56 इंच है? ज्यादा है, 56 इंच से भी ज्यादा है। ज्यादा है। मैंने कहा ना, क्या फडणवीस साहब में मुलाकात कर रहे हैं तो अपनी पार्टी के नेताओं से हरकत में आ रही है भाजपा, क्या आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है? मैं फडणवीस साहब को इतना ही आह्वान करूंगा, इस झमेले में मत पड़ो। अच्छा, आपने आप एक बार धोखा खा चुके हो, आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया था। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, आप बड़े नेता हो,
ये हमारा अंदरूनी मामला है। आप उस झमेले में पड़ेंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं वो डिप्टी स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने पहले ही लिख दिया है, और वो लोग जो है गवर्नर के पास जाएंगे और गवर्नर जो है फिर फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे और आपके पास संख्या नहीं। आपको किसने कहा कि हमारे पास संख्या नहीं? विधायक फ्लोर ऑफ द हाउस पे आने दो, फिर संख्या क्या है, कौन डिस्क्वालीफाई होगा, कौन घर में जाएंगे, कौन अपने घर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उसका पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि घर में ना जाए, हवा ही उड़ जाए, सीधे लैंड करके हेलीकॉप्टर से चले जाए, आपसे घर जाने की नौबत ही नहीं है। जाना भी है लेकिन आना तो अंदर ही है ना। रावत साहब गजब स्थिति, आप कह रहे हैं घर आओ तो बताएंगे। आइए यहाँ, आप तो ये चैनल नेशनल चैनल पे कह रहे हैं घर आओ तो बताएंगे। ये तो गजब स्थिति है। महाराष्ट्र घर है ना उनका। मतलब मुस्कुराते आप बहुत कुछ कह डाल रहे हैं। महाराष्ट्र उनका घर है। पुलिस सख्ती में है, पूरा सुरक्षा का पूरा कवच खड़ा हुआ है, पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी स्थिति। देखिए अब महाराष्ट्र में जो सेंट्रल पुलिस है सबको सुरक्षा दे रही है, जैसा कोई देश में काम ही नहीं बचा है। कितने लोगों को आप सेंट्रल सुरक्षा का कवच देंगे और क्यों दे रहे हो आप? ये गद्दार लोग हैं, बेईमान लोग हैं, उनके लिए सेंट्रल एजेंसी काम करे। देखो अमित शाह जी, मोदी जी, उनके पास बहुत बड़ा काम है, उनको देश का नेतृत्व करना है, इतनी समस्याएं देश में है। हाँ, ऐसे पॉलिटिकल झमेले में मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने नहीं आना चाहिए। जब तक उन्हें पूरा विश्वास नहीं है ये मामले में, नहीं आना चाहिए। फिर ठोकर खाएंगे आपको लगता है? पहले भी एक बारी फेर हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा 25 साल का रिश्ता है, वो रिश्ता बहुत इमोशनल था और आज भी है। ऐसा नहीं करूंगा आज नहीं है, आज भी हमारे सब दोस्त है। आज भी मैं मोदी जी को मानता हूँ, अमित शाह जी को मानता हूँ, सबको मानता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। लेकिन एक मजबूरी में हमने सरकार बनाई है। पहले दिन से आप सरकार तोड़ने की बात कर रहे हो। सरकार चलने दो, 5 साल के बाद चुनाव आ जाएगा, फिर जनता तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ऐसी नौबत आ पड़ी कि आदित्य ठाकरे भी जो है रैली कर रहे हैं, युवा मोर्चा को संबोधित करेंगे। देखो आदित्य ठाकरे हमारा भविष्य है। अब हमारे जैसे लोग और कितने साल काम करेंगे? हमारी भी उम्र हो गई है, हम 60 साल के ऊपर होकर एक जमाना लौट गया है। नए बच्चे हैं, काम करते हैं, पार्टी की कमान तो उनके ऊपर ही सौंपनी चाहिए। हम उनके साथ रहेंगे, हम उनको मार्गदर्शन, कभी न कभी हमको भी रिटायर होना ही है। ऐसा नहीं कि आज भी हम लोग विधायक ही नहीं रह जाएंगे, पार्टी नहीं रह जाएगी संजय जी, तो कैसे चुनकर आएंगे वापस? बहुत बार होते हैं, 50 गए तो 100 चुनकर लाएंगे, उसमें क्या बात है बड़ी। मराठवाड़ा के अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं तानाजी सावंत। अब उसने कहा आपके पास गलत जानकारी है। तानाजी सावंत कभी शिवसेना में नहीं थे। तानाजी सावंत कांग्रेस से हमारे यहाँ है, ये उनकी विधायक की पहली बार है। काफी अपने आप को दबदबा उनका माना जाता है। तो ऐसे दबदबा वाले लोगों को हम कपड़े उतार कर रास्ते में खड़े करते हैं, छोड़ दो। तो ये थे संजय राउत साहब, शुक्रिया सर हम लोग से बात करने के लिए। सर को जाना है, बैठक है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और लगातार रणनीतिकार रहे हैं, शिवसेना के फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हुए नजर आए हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं उद्धव सेना अब आक्रामक मोड पे नजर आ रही है। कुछ देर पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सीधी सीधी चेतावनी दी है। एक तरह से भड़काने वाला बयान उनकी ओर से दिया गया है और दो टूक ये कहते हुए वो नजर आए कि अगर विधायक नहीं मानते हैं तो फिर उसका अंजाम कुछ अलग हो सकता है। शिव सैनिकों के गुस्सा, आक्रोश और आग लगने वाले बयान के फौरन बाद आपको बताते चले पुणे में बागी विधायक के दफ्तर पर हमला और तोड़फोड़ हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। गुस्साए शिव सैनिकों ने शिंदे कैंप के विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की, जमकर हंगामा किया। कल नासिक और अहमदनगर में शिंदे के पोस्टर भी फाड़े गए थे। जिस तरह की तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र में बनी हुई है, आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल, लेकिन शतरंज की बिसात यहां पर बिछाई गई है। हर एक प्यादे चले जा रहे हैं दोनों ही तरफ से, चाहे वो शिंदे गुट हो चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे का गुट हो। एक दूसरे को धमकी भी दी जा रही है। एक तरफ जहां चिट्ठी जारी करके शिंदे अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना आगे की ओर बढ़ती हुई। अलग अलग हिस्सों में आपको बता दें, जिस तरह की तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे सवाल खड़ा हो गया है कि बागियों का अब आगे क्या होगा, बागी क्या लौटेंगे?
मुंबई या फिर गुवाहाटी से ही अपनी चाल शतरंज की राजनीति के इस बिसात पर चलते रहेंगे। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, सीधे आपका रुख करते हुए, अभी की स्थिति यह हो चुकी है कि संजय राउत अब खुलकर ऐलान कर रहे हैं, खुलकर धमकी देते हुए, अब तो अगर मगर की गुंजाइश भी नहीं दिखती उनकी जुबान में। स्थिति महाराष्ट्र की क्या बनी हुई है और अब से आधे घंटे के बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है शिवसेना की, उसको लेकर क्या है खबर? जी देखिए चित्रा, हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल, और किस तरीके से मैं आपको बता दूं कि शिवसेना अब ये मैसेज दे चुकी है कि बहुत हो गई प्यार से बातचीत, 2 दिन के लिए बहुत प्यार से बातचीत हो गई है, अब डर की राजनीति होगी। साफ तौर पे उन्होंने पहले तो जिस तरीके से कह दिया कि शिवसैनिक रास्ते पर उतरेंगे और शिवसैनिक रास्ते पर उतरे भी, और अब उन्होंने कहा है कि अब किस तरीके से तोड़फोड़ भी होगी, तलवारें भी चलेगी, और इसका सीधा असर अब हमें महाराष्ट्र की सड़कों पर दिख रहा है। किस तरीके से तानाजी सावंत की जो पुणे में ऑफिस है उसमें किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है वो साफ आप देख सकते हैं। वहीं पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तो बात करें तो थाने में धारा 144 लगा दी गई है। पुणे और मुंबई में यहाँ पर पुलिस कमिश्नर लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ अब दूसरी सबसे अहम खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो भी अब इकट्ठा होने वाला है थाने में, जहां पर एक तरफ बड़ी खबर के बाद मैं फौरन लौट रही हूँ। महाराष्ट्र संकट को लेकर बीजेपी का मंथन तेज हो गया है। मैं फौरन सौरभ आपके पास लौटूंगी। भारतीय जनता पार्टी का भी मंथन तेज हो गया है। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। विपक्षी नेताओं की यह बैठक है। आपको बता दें, अब तक तो पर्दे के पीछे से जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के भीतर कि दरअसल पर्दे के पीछे से सारा का सारा खेल बीजेपी का है और यही है महाशक्ति। लेकिन अब विपक्षी नेताओं के साथ फडणवीस की ये बैठक, कुछ नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंच चुके हैं। क्या खबर है इस बाबत, सौरभ? जी देखिए, जिस तरीके से फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के घर पे बैठक शुरू हो चुकी है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि शिवसेना में जो है उद्धव वर्सेस एकनाथ शिंदे ग्रुप, ये माहौल काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। हालात हाथ से गुजर ना जाए इसलिए बीजेपी को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, एक तरफ शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो एक डर का माहौल पैदा कर रही है, क्योंकि गुवाहाटी में आप सारे एमएलएस बैठे हैं, आपका पूरा परिवार महाराष्ट्र में है, के सारे लोग महाराष्ट्र में हैं, तो यहां पर क्या कुछ हो सकता है। तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उद्धव सेना आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। चुप्पी बहुत लंबे समय से साधी हुई है बीजेपी ने। अब समय आ चुका है कि कुछ कदम उठाया जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर हालात रह गए तो उद्धव सेना को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि देखिए, डर का माहौल एक तरफ, जो जिस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, तो अब देखिए बीजेपी की जो बैठक होने जा रही है, ना सिर्फ उनके एमएलए है, साथ ही सारे निर्दलीय एमएलए भी वहां पर ये जो डर और तोड़फोड़ का माहौल होता है सौरभ, ये बातचीत के रास्ते में बाधक बनता है। यानी कि कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अब जो बातचीत की गुंजाइश लग रही थी बागी विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में, वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर आएगी अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही। अशोक सिंघल भी मेरे सहयोगी गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। अशोक को जरा आप टीवी स्क्रीन पर दिखाइए। अशोक, सीधा से सवाल आपसे, आपके सूत्र सबसे ज्यादा मजबूत, गुवाहाटी में आप पहुंचे हुए हैं, जो बागी विधायक हैं उनके खेमे से क्या खबर आ रही है? अब तो तोड़फोड़ भी महाराष्ट्र में उनके दफ्तर और घरों पर शुरू हो चुकी है। ऐसे हम आगे की स्ट्रैटेजी इन लोगों की क्या रहने वाली है अशोक? देखिए, आर पार के मूड में अभी संजय राउत ने बोला कि सड़कों पे उतरेंगे शिव सैनिक, तलवारें चलेंगी, झुकने वाले नहीं है, शिव सैनिक लड़ाई लड़ेगा। इधर एकनाथ शिंदे का गुट बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, लीगल लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे डटे हुए हैं वो लोग, और वो भी झुकने वाले नहीं है। उन्होंने साफ मन बना लिया है कि अब राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है शिवसेना की, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन एकजुट है, और कहा, उन्होंने चिट्ठी लिख करके साफ तौर से कहा है कि अगर हमारे परिवारों को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेवारी उद्धव ठाकरे की होगी, शरद पवार की होगी, संजय राउत की होगी। साफ है मैसेज दोनों तरफ से, ना शिव सैनिक झुकेंगे, ना एकनाथ शिंदे का गुट झुकेगा। आर पार लड़ाई के वापिस लौटने वाले नहीं है। शिवसेना में अलग गुट बना लिया है और डटे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन कार्यकारिणी की बैठक के बाद अगला इनका क्या कदम होगा? इनकी बैठक होगी 1 बजे, शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक है। उसके बाद एकनाथ शिंदे के जो गुट है, यहाँ पे विधायक मौजूद है इस होटल में, वहां पर वो बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कार्यकारिणी की बैठक के बाद। लेकिन इतना तय है, एक और बड़ी खबर आ रही है, बैठक जारी है, जल्दी से जानकारी देते हैं।
महाराष्ट्र संकट को लेकर बीजेपी का मंथन तेज हो गया है। पारस हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पारस, अब यहां पर बीजेपी की कोशिश तो यही है पारस, पत्थर कुछ ऐसा मिल जाए जिसके जरिए वो अपनी सरकार बना ले। विपक्षी नेताओं के साथ जो मंथन इस वक्त चल रही है देवेंद्र फडणवीस की, क्या है एजेंडा, क्या स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं जिसको लेकर आप जानकारी देंगे पारस? पारस की आवाज नहीं। जी जी जी, बोले बोले बोलिए। सबसे पावरफुल इंसान अभी हम अगर किसी को कह सकते हैं तो वो है देवेंद्र फडणवीस, और दूसरे हैं एकनाथ शिंदे, तो गुवाहाटी में बैठे हैं। ये केंद्र बिंदु बन गया है। लगातार 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार एमएलए जो हैं बीजेपी के वो दूर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ उनसे मिलकर जा रहे हैं। पूरी तरीके से प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तैयार किया जा रहा है। कुछ देर पहले रामदास अठावले जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। कुछ न कुछ प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तैयार किया जाएगा। कल जो मीटिंग हुई थी, इसी जगह पे मीटिंग हुई थी जहां पे वरिष्ठ नेता आशीष शेलार हो, मंगल प्रभात लोधा हो, बाकी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के वो यहाँ मौजूद थे। और जो 16 लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो शुरू करने वाली थी शिवसेना, जो याचिका दायर करने वाली थी, उस पर मंथन किया गया था। आज भी कुछ इसी पूरे मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी की हलचल अब तेज हो गई है। हमने लगातार देखा है कि पहले दिन से हम बीजेपी को ऑफ द फ्रेम देख रहे थे, बट इन द फ्रेम कुछ दिनों से देखना शुरू किया है। जब गुवाहाटी लेके जाया जा रहा था सूरत से पूरे बागी कैंप को, तो मोहित कंबोज दिखते हैं उस स्टार्टेड फ्लाइट में। उसके बाद धीमे धीमे चीजें जो है वो खुल के सामने आने लगती है। चंद्र प्रकाश बाकी पाटिल साहब जो है वो वहां दिखते हैं, बाकी के लोग धीमे धीमे दिखने लगते हैं। लगातार शिवसेना के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। जहां पर लगातार एक्शन चालू है, जहां पर मैं हूँ, लगातार गाड़ियां आ रही हैं। दूर दूर से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार देवेंद्र फडणवीस मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से अब प्लान ऑफ एक्शन किया जाए। क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक है, और अगर 40 से ज्यादा विधायक हैं तो अब इस पे कैसे आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारे इशारे किए थे। उस इशारे में एक इशारा ये भी था कि महाशक्ति पार्टी है। अब उसका आपकी बातों से पारस ऐसा लग रहा है कि गुवाहाटी में जो एमएलए बागी बनकर बैठे हुए हैं शिवसेना के, वो बीजेपी से ही तो कहीं हरी झंडी के इंतजार में नहीं है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है, शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे ने तो सीधे कह दिया है इस्तीफा नहीं देंगे, पुष्पा मूवी की तर्ज पर मैं झुकेगा नहीं। ऐसे में क्या यह माना जा सकता है कि अब बीजेपी मान चुकी है कि वो फिलहाल इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं? ऐसे में अब आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को ही बनानी पड़ेगी और विपक्षी दलों को मांग करना पड़ेगा कि फ्लोर टेस्ट हो जाए और बहुमत साबित करें उद्धव ठाकरे। जी की तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक्शन में हमें दिख रही है। एकनाथ शिंदे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो हर बार ये दावा कर रहे हैं कि वो अब पावर पोजीशन में हैं और उनको जो विधायक जिनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन डाला गया है उनको भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मुंबई वापस आएंगे। चीजें अब जो है एकनाथ शिंदे के कोर्ट में है। हम ये सब जानते हैं कि किस तरीके से आंकड़ों का नंबर चल रहा है, आंकड़ों का गेम चल रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, बट यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनके विधायकों से बात करने की कोशिश की, उनके नेताओं से बात करने की कोशिश की, बट कोई भी इस पूरे मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहता है। ये बेहद जरूरी है। कोई कुछ भी नहीं बोलना चाहता है। मतलब कुछ भी जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो तय कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, नवनीत राणा की ओर से, जो कि निर्दलीय सांसद हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि उद्धव ठाकरे पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए संजय राउत पर भी निशाना साधा है। संजय राउत के बयान पर नवनीत राणा की ओर से कहा गया है कि वो बौखला गए हैं। संजय राउत सांसद शिवसेना के, वो बौखला गए हैं। ये कहती हुई नवनीत राणा, जो हाल ही में लगातार अपने हनुमान चालीसा के लिए जानी जाती रही, जेल तक उनको जाना पड़ गया था, जिस तरह की स्थिति बन गई थी। फिलहाल अब संजय राउत के बयान पर नवनीत राणा की ओर से कहा गया है बौखला गए हैं। एक बार जरा सुनते हैं नवनीत राणा को। उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन तो दिया नहीं, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए इतने ज्यादा
अग्रेसिव पने से बाहर अपने रिप्रेजेंट करने वाले जो राज्यसभा मेंबर है संजय राउत जी को इस तरीके से बयान देने लगाते हैं कि सिक्योरिटी पूरे एमएलएस की निकाल लेते हैं जो इनके ग्रुप को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना निर्माण करने के लिए बाहर गए हैं। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो तुम्हें मिलती है, पर तुम्हारे परिवारों को सिक्योर करने वाला कौन आएगा? सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे, पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा? इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। तानाजी सावंत जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, आज उनके ऑफिस में ऐसे कई उद्धव ठाकरे के गुंडे भेजकर उन्हें तोड़फोड़ किया। मुझे एक प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को पूछना है, बड़ा आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के एक भी स्पीच में, एक भी विचारधारा में आप कहीं बैठते हैं क्या? 56 साल उनके शिवसेना, एक भी विचारधारा में आप कहीं बैठते हैं क्या? 56 साल उनके शिवसेना को, ओरिजिनल उनकी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने 56 साल उनके शिवसेना में निकाले। आज सडन ऑफ उनके ही कार्यकर्ता आज बाहर क्यों जाते हैं? सवाल बड़ा है। संजय राउत के इशारे के बाद कार्यकर्ता जिस तरह से तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, अपने आप में कई सवालों को जन्म देता हुआ, लेकिन संजय राउत की ओर से क्या कुछ कहा गया था इस मुद्दे पर, सुनिए। वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर अविश्वास ठहराव का प्रस्ताव ऑलरेडी दाखिल किया गया है, और जब यह अविश्वास का प्रस्ताव रहता है तो वो किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये 5 जजेस के बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस डिसीजन के आगे जाके वो कोई फैसला लेंगे, और अगर ये फैसला लेंगे तो कानून पे कभी टिकेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन पे अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है तो वो डिप्टी स्पीकर हमें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कानूनी तौर पे। ये पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में। इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास, और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। सियासी बिसात बिछी हुई है। शहमात का खेल लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में जारी है। बड़ी खबर आपको एक बार फिर से देते हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जहां विपक्षी नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं, तो वहीं अब से कुछ देर के बाद शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू होने जा रही है। ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई, सीधा ऐलान, न इधर न उधर। उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, संजय राउत ने कुछ देर पहले आज तक से बातचीत में स्पष्ट कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर अब शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में ऐसा लग रहा है कि शिवसेना और शिवसेना भवन में होने जा रही है ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हालांकि उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वो करेंगे संबोधित। यकीनन इस कार्यकारिणी पर गुवाहाटी में बैठे उन तमाम विधायकों की भी नजर है जो बगावत कर चुके हैं शिवसेना से कि उद्धव ठाकरे अब आगे क्या करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये तो स्पष्ट है कि फिलहाल वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे। ऐसे में इस जंग को जो उनकी पार्टी के भीतर है, जो दो फाड़ हो चुकी है पार्टी, अब इसको रोकने की कोशिश किस तरह से करते हैं उद्धव ठाकरे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।